आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज का टॉपिक हमारा इंटरव्यू मेथड होगा, साक्षात्कार विधि होगा। और ये साक्षात्कार विधि को आज पूरे डिटेल से हमें सीखना है, क्योंकि इस वाले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में आता है, 100% आपके सिलेबस में है। इससे रिलेटेड आपका बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन आता है, आपके सिलेबस में है। यूपी पीजीटी में इसका क्वेश्चन आता है, आपके सिलेबस में है। झारखंड माध्यमिक आचार्य परीक्षा में इसका क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये सिलेबस में है। एस्टेट में ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये सिलेबस में है। और इसका क्वेश्चन बड़ा यूनिक अंदाज में घुमा देता है एग्जामिनर। पहली बात तो आती है यहां पर साक्षात्कार को यानी इंटरव्यू को इसके उपयोग, उद्देश्य या कार्य पद्धति के आधार पर अलग से 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया होता है, जबकि रचना और संरचना के आधार पर इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ समझेंगे यानी जानेंगे। तो सबसे पहली बात आती है यहां पर, क्वेश्चन बनता है कि व्हाट अबाउट इंटरव्यू, आखिर इंटरव्यू है क्या, किसे कहते हैं इंटरव्यू। क्या कह रहे हैं आप मुझे सेपरेट भी बता सकते हैं। इस क्लास में कोशिश करें, कमेंट जितने कम होंगे उतना बेहतर होगा, ठीक है ना। मैं एक बार देख भी लेता हूं। नहीं, बहुत दिनों के बाद आज लाइव नहीं है, सिर्फ 2 ही दिन की तो छुट्टी थी। क्या बात करते हो, संडे और मंडे। कल हमें बहुत इमरजेंसी थी तो हमें जाना पड़ा। वन सेकेंड। हाँ ठीक है। देखिए मैराथन क्लास जो है वो हमारा जो टाइमिंग है वो उसी टाइम पर स्टार्ट होती है, शाम को ही, ठीक है ना। हमारी रेगुलर क्लास के टाइम पर ही मिलेगी आपको, ठीक है, डन। तो आप समझिएगा सिर्फ 2 दिन का ऑफ था। हाँ वो अलग बात है कि आप नहीं देख पा रहे थे, बाकी क्लास हमारी कंटिन्यू होती है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल स्वागत, अभिवादन सभी का। देखिए जब साक्षात्कार विधि की बात आती है तो ये साक्षात्कार होता क्या है। बड़ी सिंपल सी कहानी है। जब 2 व्यक्तियों के बीच, साक्षात्कार का मतलब क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, कहां से होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। चाहे वो शैक्षिक हो चाहे वो गैर शैक्षिक हो, यानी शिक्षा के क्षेत्र की बात हो या शिक्षा से बाहर की बात हो, क्लासरूम की बात हो या क्लासरूम के बाहर की बात हो। जब 2 व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी उद्देश्य को लेकर, किसी लक्ष्य को लेकर, किसी पर्पज को लेकर एक दूसरे के आमने सामने होकर या बैठकर जब चर्चा करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उस वार्तालाप को, उस चर्चा को इंटरव्यू कहा जाता है, साक्षात्कार कहा जाता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। साक्षात्कार एक ऐसी प्रविधि है, एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी अवधारणा है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी उद्देश्य या पर्पज को ध्यान में रखते हुए आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं। साक्षात्कार कहलाता है, इंटरव्यू कहलाता है। बड़ा सिंपल है, बात समझ में आ गई। दैट्स वेरी इजी। तो इसको हम लोग इंटरव्यू कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं, ठीक है। देखो एक बात ध्यान से, बिल्कुल नमस्कार, स्वागत, अच्छी बात है। आप रिकॉर्डेड देखें, आप कैसे भी देखें, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर
किसी भी विशेष विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दो व्यक्तियों के मध्य आमने सामने की जाने वाली वार्तालाप प्रक्रिया, की जाने वाली बातचीत, किया जाने वाला डिस्कशन निश्चित तौर पर साक्षात्कार कहता है। अब देखो, कुछ लोग कहते हैं भाई ये इंटरव्यू, अब कई बार आपने देखा होगा यूपीएससी में इंटरव्यू होता है, बहुत सारे एग्जाम्स और स्ट्रीम्स ऐसी हैं जिनमें इंटरव्यू आज भी होता है ना, और बहुत सारे स्ट्रीम्स ऐसी हैं जिनमें इंटरव्यू को खत्म कर दिया है राज्य सरकारों ने या केंद्र सरकार ने, आप यूं कह सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, वाकई इंटरव्यू में पक्षपात होने की संभावना कुछ ज्यादा होती है, पार्शियलिटी की संभावना ज्यादा होती है। इस कारण ये इंटरव्यू मेथड वास्तव में अपने आप में थोड़ा सा अवैज्ञानिक भी माना गया, कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ साइकोलॉजिस्ट के अनुसार। लेकिन बात जब साक्षात्कार की आती है तो कहीं ना कहीं इसका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, इसका एक स्पेसिफिक पर्पज होता है, इसकी एक मूल अवधारणा होती है, इसके पीछे कोई ना कोई लक्ष्य शामिल होता है, जिसको ध्यान में रखकर दो या दो से अधिक लोग जब बातचीत करते हैं, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये क्या है, ये क्या है, ये इंटरव्यू है। और कहीं ना कहीं ऐसे कम्युनिकेशन, ऐसे संप्रेषण का एक पार्ट, एक हिस्सा, एक भाग भी कहा जाता है कि जब दो या दो से अधिक लोग कम्युनिकेट कर रहे हों तो निश्चित तौर पर वो साक्षात्कार की प्रक्रिया को परिभाषित करता है, वो उसको समझाने की कोशिश करता है। बिल्कुल, नमस्कार। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब बात आती है यहां पर, देखिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। पीडीएफ तो सभी अपडेट हो गई है, एक बार मैं देख लेता हूं इस क्लास के जस्ट बाद। सर मेथड ऑफ साइकोलॉजी 1 2 3 का, हाँ ठीक है, वो अपडेट वो डाल दी गई है एप्लीकेशन में। अगर नहीं हुई है तो मैं पिछले 2 दिन से व्यस्त था, बिजी था, तो आज मैं अभी देख लेता हूं इस क्लास के बाद, चिंता ना कीजिए। देखो, तो यहां पर सबसे पहले इसकी उत्पत्ति की कहानी अगर पढ़ लो तो देखो, उत्पत्ति, अर्थ और परिभाषा, यहां पर 3 चीजें पढ़ रहे हैं अपन। उत्पत्ति, अर्थ एवं परिभाषा। देखिए, उत्पत्ति अगर बात करते हैं तो 1921 थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन इसके आविष्कारक या प्रतिपादक कहलाते हैं। आविष्कारक या प्रतिपादक कहलाते हैं। थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन इसके आविष्कारक या प्रतिपादक कहे जाते हैं। ठीक है ना, थॉमस एडिसन या इसके प्रतिपादक या आविष्कारक कहलाते हैं, जिन्होंने नौकरी के उम्मीदवारों का ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए एक लिखित परीक्षा के रूप में साक्षात्कार का उपयोग किया था। ठीक है ना, नौकरी के, यानी जब
किसी का जॉब लगता है तो नौकरी के उम्मीदवारों, जो भी नौकरी लगने वाले रिक्रूटमेंट के जो भी उम्मीदवार थे उनकी बात है, नौकरी के उम्मीदवारों के ज्ञान का मूल्यांकन करने हेतु लिखित परीक्षा के रूप में पहली बार 1921 में इसका उपयोग किया गया। इसका उपयोग किया गया। इसका उपयोग किया गया। नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई। उसका आज रिव्यू ले लेंगे पहले। ठीक है, डोंट वरी, वो तो आपके पीडीएफ तो सारी अपडेट हो चुकी हैं, एक बार मुझे देखना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर इस घटना को नौकरी के लिए साक्षात्कार के जन्म के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, समझ गए। तो कुल मिलाकर पहली बार नौकरी के उम्मीदवारों के ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए, उनकी नॉलेज का पता करने के लिए कि वास्तव में अगर मुझे आपको यूजीसी नेट, टीआरई 1 2 3 या 4 में जो भी आज तक आपने अचीव किया उस ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए मैं आपसे क्या करता हूं, इंटरव्यू करता हूं। और आपने देखा होगा ना, इंटरव्यू कई तरीके से हो सकता है, संरचित हो सकता है, असंरचित हो सकता है जब रचना के आधार पर पढ़ते हैं, और जब हम उद्देश्य और कार्यप्रणाली के आधार पर पढ़ते हैं तो इसके 5 टाइप्स हो सकते हैं। कितने टाइप्स हो सकते हैं? 5 टाइप्स, जिसमें हम लोग नैदानिक की बात करते हैं, शोध की बात करते हैं, निदानात्मक की बात करते हैं, चयनात्मक की बात करते हैं, केंद्र की बात करते हैं। इस प्रकार से ये साक्षात्कार की बातें हो सकती हैं। ठीक है ना, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। तो साक्षात्कार विधि का आविष्कार करने का श्रेय किसको जाता है? थॉमस एडिसन को जाता है। कब इन्होंने इसका आविष्कार किया? 1921 में किया। किस उद्देश्य के लिए किया? नौकरी के उम्मीदवारों के ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए। क्लियर कट बात है, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं, और यहां पर अब इसके अर्थ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? इसके अर्थ की अगर अपन बात करें तो यहां पर सीधे सीधे से अर्थ में देखिएगा, मीनिंग, अर्थ। सामान्य रूप से दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य किसी विशिष्ट उद्देश्य
किसी विशिष्ट उद्देश्य, मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य किसी विशिष्ट उद्देश्य से, किसी विशिष्ट उद्देश्य से आमने सामने आमने सामने की जाने वाली बातचीत, वार्ता, वार्ता, संप्रेषण, चर्चा, विमर्श, प्रश्नोत्तर। मैंने प्रश्न पूछा, आपने उत्तर दिया, विमर्श, प्रश्नोत्तर आदि को साक्षात्कार कहा जाता है। कहा जाता है, ये इसका सीधा सीधा अर्थ है भाई। 100%। आज आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? कोई तो उद्देश्य है। बिना पर्पज के, बिना उद्देश्य के कोई इस दुनिया में कोई व्यक्ति किसी दूसरे से बात ही नहीं करता है। किसी का स्वार्थ होता है, किसी का परमार्थ होता है, किसी का क्या भाव होता है, किसी का क्या उद्देश्य होता है। अरे भाई सिंपल सी कहानी है। मैंने मोटिवेशन में आपको कई बार समझाया है कि आप जिंदगी में अगर मैं आज एक कदम भी आगे बढ़ा रहा हूं ना, उस कदम के पीछे कोई तो उद्देश्य है, कोई तो पर्पज है, कोई तो टारगेट है, वरना आप कदम बढ़ाओगे ही नहीं। आप अपने बेड से ही नहीं उठोगे। लेकिन उठने के पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है। जिंदगी का कोई ना कोई मकसद होता है, और इसी मकसद की पूर्ति के लिए हम स्टेप बढ़ाते हैं, हम आगे जाते हैं, हम दूसरों से बातचीत करते हैं, हम दूसरों से वार्तालाप करते हैं, ताकि आपके उद्देश्य की, आपके लक्ष्य की आपको प्राप्ति हो जाए। लेकिन वास्तव में इस दोनों के मध्य की इस बातचीत प्रक्रिया को, इस वार्ता प्रक्रिया को, इस डिस्कशन को, इस विमर्श चिंतन को, इस प्रश्नोत्तर प्रक्रिया को हमारे मनोविज्ञान में इंटरव्यू या साक्षात्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इंटरव्यू या साक्षात्कार कहा जाता है। बड़ा सिंपल है, बहुत यूनिक है। इसीलिए साक्षात्कार विधि की जब बात आती है तो साक्षात्कार आपने देखा होगा यूपीएससी में दो तरीके के साक्षात्कार को फॉलो किया जाता है हमेशा, और वास्तव में दो ही है। कुछ लोग तीसरा भी अर्ध संरचित भी बताते हैं, हाफ कंस्ट्रक्टेड भी बताते हैं। अदरवाइज तो संरचित और असंरचित ही होता है, कंस्ट्रक्टेड और नॉन कंस्ट्रक्टेड ही होता है, अगर एनसीईआरटीज के अकॉर्डिंग हम जाते हैं तो। समझ में आया? अब देखो, बात जब आती है तो संरचित का मतलब पहले से ही प्री प्लान्ड, यानी आप मेरे पास इंटरव्यू देने के लिए आए, मेरे पास पहले से ही क्वेश्चन तैयार है, पहले से ही प्रिपेयर्ड है, पहले से ही मेरे पास बने बनाए क्वेश्चंस है, मैं आते ही आपसे उनको आपसे पूछूंगा। ये तो संरचित हो गया। लेकिन असंरचित, आप आए मेरे पास और मैंने आते ही पूछा, क्योंकि मैं थर्ड फ्लोर पर बैठा हूं, मैं इंटरव्यूअर हूं और आप मेरे पास इंटरव्यू देने के लिए आए हैं जॉब के लिए, तो मैंने आते ही आपसे पूछा, यस व्हाट्स योर गुड नेम, आपने अपना नाम बताया, अंदाज अच्छा था आपका, कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा था, आपका आई कांटेक्ट भी अच्छा था, आपका ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा था, आपका बैठने का स्टाइल भी अच्छा था। फिर मैंने आपसे अगला क्वेश्चन किया, बताओ आप कितनी सीढ़ियां चढ़कर आए। अब मुझे आपका कॉन्फिडेंस पता करना था, आपके कितनी सीढ़ियां चढ़कर आए हैं, हाउ मेनी स्टेयर्स इन योर वे व्हेन यू आर कमिंग अप। ठीक है ना? तो कितनी सीढ़ियां चढ़कर आए, आपसे प्रश्न पूछा गया, तो आपने आंसर क्या दिया?
कुछ लोग सोचते रह गए, अरे यार कितनी चीटियां, हद हो गई। तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है। मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही तो देखते हैं कि आपकी आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कैसी है, आप कितना सोचते हैं, कितना क्विक आप डिसीजन ले सकते हैं। यार आपको कोई आईएएस बना रहा है, पूरे एक जिले का मालिक बना रहा है, आपको पूरे जिले की जिम्मेदारी दी जा रही है कि वहां पर होने वाली हर गतिविधि में आपकी भूमिका होगी, और वो भी मुख्य भूमिका होगी। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे तो ताज्जुब तब हुआ जब एक यूपी के एक प्रवीण या प्रदीप करके एक आईएएस बने, जिनसे कितना खतरनाक प्रश्न पूछा गया, मतलब इंटरव्यू के दौरान। आप सोचिएगा, मतलब उनसे पूछा गया, बीइंग ए आईएएस, आप आईएएस हैं, आप जिले के कलेक्टर हैं उसी जिले के, और एक तरफ सांप्रदायिक दंगा होने लगा है, लोग आपस में एक दूसरे को मार काट रहे हैं, और दूसरी तरफ एक रेपिस्ट, कुछ रेपिस्ट आपकी पत्नी का रेप कर रहे हैं। आप कौन सा कदम, यार आदमी इंटरव्यू देते समय, और मतलब मैंने तो बहुत सिंपल भाषा में कहा है, उन्होंने तो ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि आप पूछिएगा मत। तो आप बताइए पहले कौन सा टास्क फुलफिल करेंगे, क्या करेंगे आप? 100% हर विद्यार्थी को पढ़नी है, हम लोग भी पढ़ सकते हैं। ये वाला प्रश्न कहां से आता है? अरे भाई हम साइकोलॉजी की तो बातें कर रहे हैं, हम कुछ अदर सब्जेक्ट में नहीं ले जा रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, आपके सभी बच्चों के सिलेबस में है, काहे की टेंशन करते हो आप? तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आजकल। आपकी शर्ट में कितने बटन है, वो आपका असंरचित साक्षात्कार है, अनकंस्ट्रक्टेड, नॉन कंस्ट्रक्टेड। तो यही बात मैं आपको समझाने वाला हूं कि यहां पर संप्रेषण क्या है। बेसिकली संप्रेषण से अभिप्राय किसी विशिष्ट उद्देश्य, अरे भाई प्रश्न का मतलब यह है किसी विशिष्ट उद्देश्य को लेकर दो व्यक्तियों के बीच आपस में की गई बातचीत, आपस में की गई बातचीत। लेकिन बात पत्नी की है भाई। एक तरफ तो आप कहते हो, जब आपने शादी की थी, जब आपने 7 फेरे लिए थे, उस समय वादा किया था 7 जन्मों का जीने मरने का। उस समय आपने वादा किया था कि मैं तेरे लिए चांद ताड़े तोड़ लाऊंगा। उस समय आपने वादा किया था मैं तेरे लिए एक आवाज पर अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा। और अब आप कह रहे हैं, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं, सर पहले उस सांप्रदायिक दंगे को संभालेंगे, पत्नी का रेप हो रहा है होने देंगे। क्या बात करते हैं? तो आप अपनी पत्नी को क्या मुंह दिखाएंगे? हाँ, तो कुल मिलाकर आपने इस बात को समझ ही लिया होगा कि यार व्हाट अबाउट द पर्पज ऑफ इंटरव्यू। बड़ा सिंपल है, इसी को तो समझना है आपको, खेल इसी का है। देखो प्रैक्टिकली पढ़ो आप, है ना, रेक्टाफिकेशन को मारो गोली। बिकॉज ऑफ यू आर द टीचर्स, आप लोग टीचर्स हैं, आप लोग कितने बच्चों का इंटरव्यू रोज लोगे?
आप लोगों को हर दिन अपने बच्चे का इंटरव्यू लेना है, और इंटरव्यू लेने के बाद उसे राष्ट्रीय चरित्र निर्माण भूमिका में उसे तैयार करना है। वो आगे चलकर आपका ही शिष्य, आपका ही स्टूडेंट, आपकी क्लास का बच्चा आगे चलकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, आईएएस सब कुछ बनने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आप बीइंग ए टीचर, टीचर होते हुए आप हर दिन अपने बच्चे का इंटरव्यू लोगे, तो इस आधार पर एक टीचर को खुद को कैसा होना चाहिए यार? आपको आपका व्यक्तित्व दुनिया में सबसे अलग होना चाहिए, सबसे डिफरेंट होना चाहिए, सबसे यूनिक होना चाहिए। यही इंटरव्यू मेथड है। क्या आंसर मिला था? पहले आप सोचो इसके बारे में, अपने आप से तर्क करो, सर्च करो इसको, इसका आंसर क्या हो सकता है। ये किसी से मतलब बनाया हुआ आंसर नहीं है, ये तो खुद से पूछिए, अपने आप से पूछिए मित्र, तब पता लगेगा आपको क्या है इसका आंसर। ठीक है ना, साउंड प्रॉपर है, समझ में आया? तो वास्तव में इसी को हम लोग अर्थार्थ अर्थात किसी भी वार्तालाप प्रक्रिया जो कि उद्देश्यपूर्ण हो, उद्देश्यपूर्ण हो एवं उद्देश्यपूर्ण हो एवं उचित उचित सार्थकता की ओर ले जाती हो, साक्षात्कार कहलाती है। या कहा जा सकता है, उसे साक्षात्कार कहा जा सकता है। बड़ा सिंपल है। वाह, क्या बात है। पहले पत्नी को बचाया जाना चाहिए मेरे हिसाब से, पहले पत्नी को बचाया जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो लाखों की संख्या में हजारों लोगों को मरने देना चाहिए। इसका मतलब हमारे सोल्जर्स, हमारे सिपाही, हमारे सैनिक जो अपने घर परिवार की परवाह किए बगैर अपने देश की सुरक्षा करते हैं, अपना जीवन न्योछावर कर देते हैं, जबकि उनको पता है छुट्टी भी नहीं मिलती, उनका परिवार मर रहा है। और कई लोगों को तो ऐसा भी होता है कि कई लोगों के पिता मां चले जाते हैं, वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल तक नहीं होते। और तो और आप सोचिएगा, क्योंकि वहां पर पूरे राष्ट्र की सुरक्षा है, पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। सेम एज आप जिले के कलेक्टर हो गए, वहां तो हम सिर्फ एक आम नागरिक, आम सैनिक की बात कर रहे हैं, एक फौजी की बात कर रहे हैं, एक सोल्जर की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वहां पर सिर्फ लाखों की संख्या में लोग सांप्रदायिक दंगे में मारे जा रहे हैं, आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, गला काट रहे हैं, और आप अपनी पत्नी को बचाने में लगे पड़े। वाह, कैसे जिले कलेक्टर हो आप। तो यही तो, अब इंटरव्यूअर क्या जानना चाहता है? आपकी सोच का दायरा, आपका वैचारिक दृष्टिकोण, आपका डिसीजन मेकिंग पावर, आपका व्यक्तित्व, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आई कांटेक्ट, आपका आंसरिंग प्रोसेस,
आपका सॉल्यूशन प्रोसेस। ये देखो, नहीं जी, पहले जनता को बचाना चाहिए, तो पत्नी जिंदगी बर्बाद कर देगी। पत्नी से भी तो वादा किया था 7 जन्मों का जीने मरने का। ऐसी उधेड़ बुन में ऐसे ही उलझाते हैं वो एग्जामिनर्स। यही तो राज की बात है, इसे ही इंटरव्यू कहते हैं। अर्थात जो किसी विशिष्ट उद्देश्य से आपस में आमने सामने बैठकर की गई बातचीत, वार्तालाप, विचार विमर्श, समझ में आया? वही क्या है। हाँ, लड़के लोग तो खैर पत्नी का ही नाम ज्यादा लेंगे पहले। चलिए, समझ में आई बात? तो देखो, क्लियर है? अब देखो कुछ परिभाषाएं। एक मनोविज्ञानी है डेजिन, जो 1970 में साक्षात्कार के बारे में बताते हैं। साक्षात्कार आमने सामने किया गया एक संवादोचित आदान प्रदान है। ठीक है, बिल्कुल कर देंगे। देखिए, तो यहां पर एक मनोविज्ञानी है जिनका नाम है डेजिन। 1970। नाम है डेजिन। हाँ, वो भी बताएंगे, चिंता ना कीजिएगा, आंसर तो सबके बताएंगे हम। साक्षात्कार, ये कहते हैं, साक्षात्कार आमने सामने साक्षात्कार आमने सामने किया गया, आमने सामने किया गया एक संवादोचित आदान प्रदान है। आमने सामने, इधर लिख देते, किया गया एक संवादोचित, संवादोचित मतलब संवाद के लिए उचित, संवाद यानी कम्युनिकेशन के लिए उचित, संवादोचित आदान प्रदान है। ठीक है ना, संवादोचित आदान प्रदान है, जो क्या कहते हैं, जो या जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या करता है, सूचनाएं, इंफॉर्मेशंस को प्राप्त करता है। जहां एक व्यक्ति एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सूचनाएं प्राप्त करता है। साक्षात्कार कहलाता है अकॉर्डिंग टू डेजिन 1970। ठीक है ना? तो डेजिन क्या कहते हैं, साक्षात्कार आमने सामने किया गया एक संवादोचित, ये बहुत अच्छा वर्ड है, संवादोचित यानी संवाद के लिए उचित है, जो संवादोचित आदान प्रदान है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या करता है, सूचनाएं प्राप्त करता है। भाई सीधी सीधी सी बात है, आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं, उसके पीछे निश्चित तौर पर कोई ना कोई संवादोचित उद्देश्य छिपा पड़ा है ना? उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप मुझसे सूचनाएं प्राप्त करना करते जा रहे हो।
आप मुझसे क्या सूचनाएं प्राप्त करते जा रहे हो, उन सूचनाओं की सहायता से आप अपने एग्जाम को पास करने वाले हो, एग्जाम रूपी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति करने वाले हो। और मेरा उद्देश्य क्या है आपसे बातचीत करने का? मेरा उद्देश्य धन कमाना, पैसा कमाना, नाम कमाना, प्रतिष्ठा कमाना। कितने सारे मीनिंग हो गए। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं, वही चीज मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। ये कहते हैं डेजिन। कौन कहते हैं माय डियर? डेजिन कहते हैं। बहुत सुपर परिभाषा देते हैं। एक और परिभाषा है करलिंगर की। किसकी है? करलिंगर। बहुत अच्छी बात कहते हैं। करलिंगर, ठीक है ना? मतलब इनका आधा, नाम का पहला अक्षर आधा ही है, ठीक है ना? हाँ, ये क्या कहते हैं देखो। अच्छा, करलिंगर की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने ये परिभाषा 1985 में देते हैं। कब देते हैं? 1985। साक्षात्कार एक आमने सामने साक्षात्कार एक आमने सामने अंतरवैयक्तिक, क्या कहते हैं? बहुत अच्छी बात। आमने सामने की अंतरवैयक्तिक भूमिका परिस्थिति होती है। अंतरवैयक्तिक, इस वर्ड के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। अंतरवैयक्तिक, इंटरपर्सनल। अंतरवैयक्तिक भूमिका परिस्थिति, परिस्थिति होती है। अच्छा, ये अंतरवैयक्तिक के बारे में तो हम पहले से ही बात कर सकते कर किए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? अरे भाई वो तो इंटरव्यू में बनते हैं, है ना? आप इंटरव्यू दोगे तब ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ट्रेन ड्राइवर क्या करता है? सामने कोई व्यक्ति है ना? सामने कोई व्यक्ति है, ट्रेन स्पीड में है, तो वो उसे उड़ा देता है, क्योंकि वह एक की वजह से हजारों की जान को जोखिम में नहीं डाल सकता। ठीक है ना? बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, सुपर। ये सोच, ये दृष्टिकोण जो है ना, वो बहुत आगे ले जाएगा। हाँ, जिसमें एक व्यक्ति साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से, जिसमें एक व्यक्ति साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से शोध समस्यात्मक, जिसमें एक व्यक्ति साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से शोध समस्या से संबंधित, क्या कहा? शोध समस्या से संबंधित उत्तरों की या प्रश्नों के उत्तरों की प्राप्ति करता है। परिभाषा भी याद करना पड़ेगा, करना चाहिए। ये वे परिभाषाएं, मैं ज्यादा परिभाषाएं आपको इसीलिए नहीं लिखवाता हूं। परिभाषाएं एक्चुअली केवल जो एनसीईआरटीज में दी है ना, उन्हीं परिभाषाओं की बात करता हूं, केवल एनसीईआरटीज की, इसलिए वो आपको आनी चाहिए।
मैंने आपको एक बहुत अच्छा कमिटमेंट भी किया हुआ है कि आपके एग्जाम से पहले एनसीईआरटीज का जो कंक्लूजन है, जो मुख्य मुख्य शब्दावली है जो 10-10 पेजेज में उनके बुक्स के पीछे दी गई है, उसको आपको बहुत अच्छे से वाकिफ करवा दूंगा, परिचित करवा दूंगा आपकी। ठीक है ना, लंबी लंबी क्लास लेकर के। सो डोंट वरी, कोशिश करते हैं हम ये मनोविज्ञान की विधियों, इसकी ब्रांचेज को पढ़ने के बाद, इसकी उपयोगिता को पढ़ने के बाद हम उस वाले चैप्टर को पहले उठा लेंगे। ठीक है, डोंट वरी। आ जाता है कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज वाली डेफिनेशंस आ जाती हैं। ठीक है ना, तो शोध समस्या से संबंधित, क्या कहा, से संबंधित उत्तरों की प्राप्ति के लिए प्रश्न करता है। शोध समस्या से संबंधित उत्तरों की प्राप्ति के लिए प्रश्न करता है। क्या करता है बेटा, प्रश्न करता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, कोई ज्यादा नहीं है। देखो, कर्लिंगर 1985 में कहते हैं साक्षात्कार एक आमने सामने की अंतर व्यक्तिक इंटरपर्सनल भूमिका परिस्थिति होती है। 100% सही सही बात है। इंटरपर्सनल को हम लोगों ने हार्वर्ड गार्डनर के साथ भी पढ़ा था। मैच करने वाला, आज सुपर प्रैक्टिस होगी ऐसे क्वेश्चंस की, मैच करने वालों की, खूब धमाकेदार, है ना। मैराथन में आज शाम को मैराथन है, गलती से भी मिस मत करना, प्रतिभाशाली बच्चों को छोड़कर। और मेरी क्लास में प्रतिभाशाली थोड़ी है, अभी तो बनना है। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा तो सारी दुनिया आपको प्रतिभाशाली कहने लग जाएगी, और जब तक नहीं है तो फिर क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, कर्लिंगर है, कर्लिंगर वही टाइम सेम रहेगा अपना, जो डेली रेगुलर टाइम होती है उसी टाइम पर, रेगुलर टाइम होती है उसी टाइम पर। आज कुछ मिलान वाले प्रश्न, कुछ कथनों स्टेटमेंट वाले प्रश्न ज्यादा लिए जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लिए जाएंगे, ताकि थोड़ा सा उनसे वाकिफ करवाएं। भाई आपके टीआरई में भी 10-12 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ज्यादा नहीं आते, इतने ही आते हैं, लेकिन यूजीसी नेट में खूब आते हैं। लेकिन 10-12 क्वेश्चन यार, एक क्वेश्चन जिंदगी की दिशा और दशा बदल सकता है। हाँ बिल्कुल, डॉट टाइम एक ही टाइम रहता है हमारा, 8 बजे, 8 से 11 पढ़ेंगे बिंदास। ठीक है ना, नहीं टाइम एक ही रखेंगे, टाइम वही परफेक्ट है, बाकी बहुत सारे काम रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। देखो, तो यहां अंतर व्यक्तिक इंटरपर्सनल की बात की थी हम लोगों ने। इंटरपर्सनल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के भावों से भी सूचनाओं को प्राप्त कर ले, सामने वाला क्या सोच रहा है। हाँ, इतने ही आते हैं आपके, तो 10-12 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं आते आउट ऑफ 80। लेकिन उन 10 क्वेश्चंस को भी तो हमें सही करके आना है। टारगेट तो ये है यार, 80 में से 75 तो सही हो आपके साइकोलॉजी में, जब आप टीआरई 4 का एग्जाम देने जाएं। जरूरी है। आपकी तैयारी बहुत लेवल की हो रही है। हाँ, यूजीसी में बहुत क्वेश्चन ऐसा होता है, 30% क्वेश्चन ऐसा होता है, 30%, 30%, 100 में से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं लगभग, और बाकी सब वैसे ही होते हैं सिंगल ऑप्शंस की। खैर, चलिए समझ में आ गया। तो अंतर व्यक्तिक भूमिका परिस्थिति होती है, यानी एक दूसरे को जानना, एक दूसरे के भावों को, संवेदनाओं को पढ़ना, समझना। मैं आपके आपके भावों को अच्छे से समझ लूं। आप, अगर आपके पिताजी आपकी तरफ आंख निकाल रहे हैं, तो आप समझ जाते हैं कि वो आपको क्या बताने वाले हैं। आप समझ जाते हैं कि आप जूते खाने की बारी है, और आप वहां से खिसक लेते हैं।
तो ये क्या है? अंतर्वैयक्तिक गुण है। तो वास्तव में साक्षात्कार एक आमने सामने की अंतर्वैयक्तिक भूमिका परिस्थिति है। बिल्कुल सही बात है। क्लियर? जिसमें एक व्यक्ति साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से, एक व्यक्ति साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से शोध समस्या से संबंधित उत्तरों की प्राप्ति के लिए प्रश्न करता है कि वास्तव में मैं आपसे वैसे ही प्रश्न करूंगा जिससे कि आपको आपका टारगेट अचीव हो जाए। ठीक है ना? अच्छा, ओके, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो यहां पर अब बात आती है क्लियर कट कि अब आता है यहां पर प्रकारों की चर्चा। साक्षात्कार विधि जो है ना, बहुत यूनिक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण और मजेदार टॉपिक है। इसको ऐसे मत पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा समझकर, इसे पढ़िएगा डिस्कशन करके। पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई एग्जाम हो जहां से इंटरव्यू मेथड से क्वेश्चन ना किया गया हो, है ना? और आजकल जिंदगी में भाई दो व्यक्तियों के बीच की आपस की वार्तालाप इंटरव्यू है। हम लोग आपस में बात कर रहे हैं तो एक इंटरव्यू जैसा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है ना? बिल्कुल, आज मैराथन है नेट का स्पेशल 8 बजे। ठीक है, देखो, फिर से देखो, ध्यान से समझो। तो यहां पर हम पहला उद्देश्य एवं कार्य के आधार पर के आधार पर साक्षात्कार के प्रकार। उद्देश्य और कार्य के आधार पर साक्षात्कार के प्रकार। उद्देश्य और कार्य के आधार पर साक्षात्कार 5 प्रकारों का होता है। कितने प्रकार होते हैं भाई? 5 होते हैं। उद्देश्य अभी समझाते हैं, वो भी आ जाएगा। वो रचना के आधार पर है, जो आपने पढ़ा है। आज थोड़ा सा व्यापक पढ़ रहे हैं, आज थोड़ा सा यूनिक पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? देखो, पहला प्रकार, पहला प्रकार नैदानिक साक्षात्कार। क्लिनिकल इंटरव्यू। ठीक है ना? पहला हो गया क्लिनिकल इंटरव्यू। गलत फहमी है, नेट का सिलेबस अलग नहीं है, बिल्कुल नहीं है मित्र। अरे आपकी प्रैक्टिस तो लेवल की होनी चाहिए ना, ताकि पीजीटी तो उड़ जाए। ऐसा पढ़ो। आप लोग पढ़ते क्या हो, हम लोग करते क्या है? हमारे साथ एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। मैंने कितनी बार समझाया, जब एक निशानेबाज, मान लीजिए मैंने ये पॉइंट बना दिया और यहां पर आपको तीर चलाना है। कहां पर तीर चलाना है? यहां पर तीर चलाना है, ये वाला पॉइंट। देख रहा है क्या सबको?
अरे भैया दिख रहा है क्या? इस वाले पॉइंट पर आपको तीर चलाना है। किस किस को दिख रहा है ये पॉइंट? क्या करना है आपको? शूट करना है, तीर चलाना है। एक शूटर की बात कर रहे हैं अपन। और मान लीजिए आप शूटर हैं और आपका टारगेट है ये टीचर बनना, आपका टारगेट है नेट क्वालिफाई करना, आपका टारगेट है जेआरएफ निकालना, आपका टारगेट है पीजीटी स्कॉलर बनना, आपका टारगेट है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। ऐसी स्थिति में आपको मैंने ये दे दिया कि ये टारगेट है और इस टारगेट को आपको अचीव करना है, तो आप तीर कहां चलाएंगे? पहले बता चुका हूं मैं। आप तीर कहां पर चलाएंगे? आपका निशाना कहां पर लगाएंगे? बताओ। वेरी गुड। बताओ आपका तीर कहां, निशाना कहां लगाओगे? मेरा प्रश्न है आप निशाना कहां लगाओगे? निशाना कहां लगाओगे? जो टारगेट है उसी पर? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं थोड़ा ऊपर लगाएंगे। कुछ लोग बगल में भी लगा सकते हैं। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं मछली की आंख में लगाएंगे। माना कि ये मछली की आंख है, माना कि ये मछली की आंख है, आप निशाना कहां लगाओगे? इसी बिंदु पर। वेरी गुड। बिहार में बीपीएससी का कोई सिलेबस नहीं है। हकीकत बात है, ये सत्य है। ना टीआरई 1 का कोई सिलेबस था, ना टीआरई 2 का कोई सिलेबस है, ना टीआरई 3 का कोई सिलेबस है। कोई सिलेबस नहीं है। टारगेट पर, पॉइंट पर। यही तो आपकी बीमारी है, यही तो प्रॉब्लम है आपकी। भाई दो ही बच्चों ने सही उत्तर दिया है। अगर मान लो आपने निशाना, खोपड़ी में समझ लेना, अगर मान लो निशाना इस पर लगाया, अगर निशाना इस पर लगाया, तो जिन बच्चों ने इस मछली की आंख के मध्य बिंदु पर लगाया ना निशाना, तो भैया उनका तीर कहां पर जाके गिरेगा? इस जगह पर। इस जगह पर आपका तीर गिरेगा, इस जगह पर आपका तीर गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। न्यूटन ने कहा है, मैं नहीं कहता। अरे न्यूटन कहते हैं। मान लो किसी विद्यार्थी ने, मैंने ये एक मछली की आंख बताई, या मैंने कहा कि ये टारगेट है, आपका टारगेट पॉइंट है, तो आप निशाना कहां लगाओगे? तो कुछ विद्यार्थियों ने उत्तर दिया कि सर हम निशाना टारगेट पर लगाएंगे, हम निशाना उस बिंदु के सेंटर पॉइंट पर लगाएंगे, हम निशाना उस मछली की मध्य भाग पर लगाएंगे, जो उसकी आंख का मध्य भाग है। ठीक है, लेकिन अगर आपने यहां लगाया तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हर ऊपर की चीज पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है, और इस कारण से वह तीर यहां आके लगेगा। लेकिन जिस विद्यार्थी ने अगर तीर का अपना निशाना इस जगह पर लगाया, इस जगह पर लगाया थोड़ा सा ऊपर, इस पॉइंट से, इस मछली की आंख से थोड़ा सा ऊपर, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह तीर का निशान सीधा मछली की आंख को भेद डालेगा। सीधा किसको भेद डालेगा? मछली की आंख को भेद डालेगा। इसीलिए मित्र, आपको ये समझ लेना चाहिए, आपको ये जान लेना चाहिए कि आपका निशाना ठीक टारगेट पर नहीं, उसके सेंटर पॉइंट पर नहीं, अपितु उसके थोड़ा ऊपर लगाना चाहिए, जिससे कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स उस तीर को जब अपनी तरफ खींचेगा तो वह सही पॉइंट पर जाके लगेगा। हमारे कुछ मित्र, कुछ विद्यार्थी करते क्या है, कितनी बड़ी गलती करते हैं। अरे सर मेरा काम तो 70 नंबर से हो जाएगा, किससे? 60 नंबर से हो जाएगा। सर हमारी कट ऑफ तो इतनी जाती है, अभी लास्ट टाइम 48 गई थी।
कितनी गई थी? 48 गई थी, उससे पहले 39 गई थी। सर हमारी कट ऑफ इतनी जाती है तो मुझे तो 60 नंबर चाहिए। अरे तो भैया आपको पता है सीधा यहां पर आपका निशाना 60 नंबर है और आपका उत्तर मतलब आपका स्कोर कितना होगा? केवल 50 ही होगा। केवल कितना होगा? 50 ही होगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ठीक उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपका दिमाग इसी प्रकार कार्य करता है, आपकी स्मृति इसी प्रकार कार्य करती है। क्योंकि भूलना मानवीय स्वभाव है, भूलना एक जैविक प्रक्रिया है, इसलिए आप भूलेंगे, 100% भूलेंगे। समझ में आ गई बात? तो अगर आप टारगेट ही वही लगा रहे हैं तो आपका स्कोर 100% कम होगा। इसलिए मेरे मित्र, मेरे प्यारे बच्चे, भावी शिक्षक, टारगेट हमेशा हायर लेकर चलो, टारगेट हमेशा उच्च लेकर चलो, टारगेट हमेशा बड़ा लेकर चलो। समझ में आ गई? सोच आपकी व्यापक होनी चाहिए। नैरो जिनकी सोच है उनको नैरो ही मिलता है, लेकिन जिनकी सोच व्यापक होती है उनको हमेशा व्यापक मिलता है। इसलिए मित्र आपको ध्यान देना है। ओके, इज इट क्लियर? तो आज के बाद कभी ये सोचना नहीं है। इसीलिए जो मित्र सोचते हैं कि यार सर तो यूजीसी नेट का मैराथन ले रहे हैं, क्या करेंगे पढ़ के, हमारा तो पीजीटी लेवल है, फूट गए करम, मजा नहीं आएगा, आप में वो चार्म नहीं आएगा। अरे आप जब उस लेवल पर आपको तैयार करूंगा तो जाकर आप पीजीटी स्कॉलर बनेंगे ना। ये मुझे, आई एम नॉट अंतर्यामी। आप कह रहे, पूछ रहे मेरे से, अब फिर एक नया प्रश्न आपने फिर डाल दिया, सर हमें पीजीटी में कितना चाहिए, हम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। आई एम नॉट अंतर्यामी, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं। आपको खुद को पता है कि अभी आप किस लेवल पर है और अभी आपको और क्या करना है। सब झूठ बोलते हैं, मैं गारंटी देता हूं उन लोगों को खुद को पता नहीं है, वो जिंदगी में खुद कभी पास नहीं हुए, वो क्या गारंटी देंगे। तो इसीलिए बी नॉटेड योर माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है ना? आप लोग आधा मत सोचो, अधूरा मत सोचो मित्र, गलत बात है। इसीलिए हमेशा तीर का निशान यहां पर लगाना है, ऊपर लगाना है अपने टारगेट से, ताकि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करेगा जिससे वह सही जगह पर आपका तीर का निशान लगेगा और आप दुनिया के पहले जंगबाज बन जाएंगे, फर्स्ट रैंकर बन जाएंगे। बात समझ में कीजिए, समझ में आया? तो आप कभी ये मत कहिएगा, प्लीज कभी भी ये मत कहिएगा सर ये पढ़ाओ, ये मत पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ, ऐसे मत पढ़ाओ। यार आई नो वेरी वेल अबाउट माई सेल्फ एंड योर सेल्फ ऑल्सो माई डियर फ्रेंड्स। This is not a part of arguments. This is not a part of waste discussion. This is part of your important future segment, future target. हंड्रेड परसेंट मैं कहता हूं, आपका 80 क्वेश्चन टीआरई में क्वेश्चन आ रहा है, आपका एस्टेट में 100 क्वेश्चन आ रहा है, आपका यूजीसी नेट में 100 आ रहा है, तो 100 टारगेट है, 99 नहीं है, 100 टारगेट है। कितना है? 100। जब 100 टारगेट होगा, 100 टारगेट होगा, तब जाकर 90 स्कोर प्राप्त करोगे, तब जाकर 80 पर पहुंचोगे और वहां पर आएगी रैंक। क्या आएगी? रैंक। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिएगा। कुछ विद्यार्थी अभी भी गलती से हमारे बैच में जुड़ गए और उनको खुद पर वो कहते हैं सर सिलेबस में ये चीज अभी नहीं हुई है, सर चैप्टर में ये चीज नहीं हुई है। मैं उनको समझाता हूं, रे यार तुम्हारे पास वक्त भी है, जिंदगी भी तुम्हारी है, निर्णय भी तुम्हारा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस, क्योंकि समय कम है और अभी जिन बच्चों को मैंने ये वाला जो अभी एग्जाम 4 दिन बाद है, उस एग्जाम को टारगेट करते हुए मैंने उनको बैच नहीं दिया है। मेरा टारगेट नेक्स्ट दिसंबर है, मेरा टारगेट नेक्स्ट जून है, और तब आपका नेट और जेआरएफ नहीं निकालूं तब बताना। इसीलिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखो इसमें। थोड़ा मैं जो क्वेश्चंस के थ्रू आपको जो कंसेप्चुअल लर्निंग दे रहा हूं ना,
उसको सीख के चले जाओ बस इस पेपर में। बहुत सारे विद्यार्थियों का इसी से आपका टंका बच जाएगा, ठीक है ना, चिंता ना करो। हाँ, ऐसे कुछ एक विद्यार्थी हैं, एक दो, सिर्फ ज्यादा नहीं है, हजारों में से एक दो विद्यार्थी हो सकते हैं ना। हाँ, अभी नहीं आया है, कुछ का डाल दिया है एडमिट कार्ड्स, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं, ये समझ में आ गई पूरी कहानी, ठीक है। नंबर 2, दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार कौन सा है? शोध साक्षात्कार। शोध साक्षात्कार, रिसर्च इंटरव्यू। रिसर्च इंटरव्यू, शोध साक्षात्कार कहते हैं बेटा इसको। कर लोगे, डोंट वरी, 100%। जो एमसीक्यूज के साथ जो कंसेप्ट की जो पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा हूं ना, उसी से बेड़ा पार हो जाएगा यार। बिल्कुल। तो कौन सा हो गया? रिसर्च इंटरव्यू हो गया। एक होता है बेटा, देखो, अभी हमने एक तो नैदानिक पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? नैदानिक। अब होता है निदानात्मक, डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। क्या होता है? निदानात्मक। तीसरा, निदानात्मक साक्षात्कार। इनको सबको डिटेल से पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो। डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, ठीक है ना। क्या होता है? डायग्नोस्टिक इंटरव्यू होता है, डायग्नोस करना। क्या करना? डायग्नोस करना। हाँ, तीसरा, चौथा सॉरी, चयन साक्षात्कार। सिलेक्शन इंटरव्यू। और लास्ट होता है आपका पांचवा, केंद्रित साक्षात्कार। फोकस्ड इंटरव्यू। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो ये तो हो गए आपके उद्देश्य और कार्य के आधार पर इंटरव्यू के 5 प्रकार। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरव्यू? अकॉर्डिंगली प्रोसीजरल, अकॉर्डिंगली पर्पजिव। तो पर्पजिव ऑब्जेक्टिव टाइप के जो साक्षात्कार होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। समझ में आ गई? तो ऐसी स्थिति में ये साक्षात्कार के 5 टाइप्स है, जिसको हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ लिया, नैदानिक, दूसरा शोध, तीसरा निदानात्मक, चौथा चयन, और पांचवा आपका हो गया, कौन सा हो गया? सिंपल केंद्रित। अब बात आती है कि इनकी थोड़ी थोड़ी सी पृष्ठभूमि की अगर हम बात कर लें, तो सबसे पहले हम लोग नैदानिक क्लिनिकल की बात करते हैं। सीधी सी बात है, क्लिनिकल
ये साक्षात्कार का सबसे गहन और अंतर्निहित साक्षात्कार कहलाता है, क्योंकि इसमें इंटरव्यूअर, इसमें साक्षात्कारता जो होता है, जिस व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहा होता है, उसके अंदर के भावों को, उसकी भावनाओं को, उसकी अंतर्वेदनाओं को, उसके संघर्षों को, उसके अंतर्द्वंद्वों को जानने की कोशिश करता है। और एक बात बताओ, यानी जितनी भी आपकी आंतरिक वेदनाएं हैं, भाव हैं, चेतना है, वैचारिक दृष्टिकोण है, उन सबको जानना, उन सबका मूल्यांकन करना आपका निदानात्मक साक्षात्कार कहलाता है, सीधे सीधे से अर्थ में। और इवन ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं लेकिन आपके अंदर का भाव ही नहीं निकाल पा रहा हूं, तो मुझे पता है वो निकलेगा कैसे। तो इंटरव्यूअर को ये पता होता है कि व्यक्ति के अंदर के भावों को, उसके संघर्षों को, उसकी मनोवेदनाओं को, उसकी आंतरिक अवधारणा को कैसे बाहर निकालना है, वो भी उसे पता है। तो इसीलिए इसे साक्षात्कार का सबसे गहन, डेप्थ लेवल का, जटिल साक्षात्कार माना जाता है, जिसको हम लोग कौन सा कहते हैं? ये रहा निदानात्मक, नैदानिक। कौन सा कहते हैं? नैदानिक कहते हैं, ठीक है ना, क्लिनिकल कहते हैं। दूसरा नंबर आता है आपका शोध साक्षात्कार का, रिसर्च की बात करते हैं। तो सीधी सी बात है, इसमें शोध समस्या के बारे में विस्तृत रूप से, यानी जो भी रिसर्च है, जिस पर भी आप खोजबीन कर रहे हैं, जो भी मुद्दा है, जो भी विषय वस्तु है, उससे रिलेटेड समस्यात्मक प्रश्नों के आधार पर आप पता करते हो, किसी भी विषय वस्तु की अवधारणा के बारे में जानकारी करते हो, उसे हम लोग शोध साक्षात्कार या रिसर्च इंटरव्यू में शामिल करते हैं। निश्चित तौर पर तो जितनी भी आपकी शोध समस्याएं हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मान लीजिए मैं साइकोलॉजी के किसी पार्ट पर शोध कर रहा हूं, ठीक है, तो उस शोध समस्या से संबंधित अगर मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर सामने किसी व्यक्ति से मिल जाता है जो मेरा इंटरव्यू ले रहा है, एक व्यक्ति है जिनका नाम है कार्ल जुंग। क्या नाम है? कार्ल जुंग, जो सिगमंड फ्राइड के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? सिगमंड फ्राइड के। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी शोध साक्षात्कार के बारे में। वो कहते हैं कि शोध साक्षात्कार के दौरान या शोध साक्षात्कार का जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो मुख्य पर्पज होता है, वास्तव में उन वैज्ञानिकों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है जो किसी विशेष समस्या का, मतलब सबसे ज्यादा साइंटिस्ट इसका प्रयोग करते हैं, उनका ऐसा कहना है। क्योंकि खोज कौन करता है, आविष्कार कौन करता है, शोध कौन करता है? सबसे ज्यादा वैज्ञानिक करते हैं, सबसे ज्यादा साइंटिस्ट करते हैं। तो उनका ऐसा मानना है कि शोध साक्षात्कार का प्रयोग उन वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है जिनको अपनी समस्या का उत्तर तुरंत पाना है, जिनको अपनी शोध समस्या का उत्तर तुरंत प्राप्त करना है, शोध साक्षात्कार में शामिल किया जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये आपका शोध साक्षात्कार, अधिकांश वैज्ञानिकों द्वारा इसका उपयोग और प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक क्षेत्र में इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात आती है निदानात्मक की, डायग्नोस्टिक। नाम से ही समझ में आ रहा है, बड़ा सिंपल है, ठीक है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है। इस तरीके का जो साक्षात्कार होता है, किसी रोग के संभावित कारणों का पता लगाने के लिए, मान लीजिए कोई भी रोग है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, और उसका आखिर
वो उस बीमारी से आगे व्यक्ति के साथ जिंदगी में क्या घटित हो सकता है। जैसे आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपके हाथ को पकड़ा, आपकी नब्ज को पकड़ा, और आपकी नब्ज पकड़कर वो कहता है अच्छा आपने कल क्या खाया था, मतलब कल के खाने की बीमारी से आज या कल आगे नेक्स्ट कल की होने वाली बीमारी के बारे में बताता है, तो संभावित कारणों की बात करता है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान रख लेना चाहिए। तो ये किसी रोग के बारे में, किसके बारे में बात करता है, किसी खास रोग के संभावित कारणों का पता लगाने के लिए निश्चित तौर पर, भाई सीधी सी बात है, एक बालक है जो तुतलाकर बोलता है, एक बालक है जो गाली गलौज बहुत करता है, एक बालक है जो लड़ाई झगड़ा करता है। अब आप क्या करोगे, आखिर उसके साथ ये प्रॉब्लम है क्यों, उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके वास्तविक कारणों का पता करने के लिए आप लोग कौन से साक्षात्कार को फॉलो करते हैं, निदानात्मक, जिसे डायग्नोस, डायग्नोस शब्द का अर्थ ही जांचना है, पता करना है, कारण जानना है। आपको पता है आपको बीमारी होती है तो डॉक्टर आपकी नब्ज देख करके, आपकी नब्ज देख करके आपको क्या कहता है, आपको जांच लिख देता है, डायग्नोस्टिक सेंटर पर भेज देता है। कहां भेज देता है, डायग्नोस्टिक सेंटर पर भेज देता है। वहां से जब डायग्नोस्टिक सेंटर से आप जांच करवा के लाते हो तो पता लग जाता है कि आपको कौन सी बीमारी है, आपको क्या प्रॉब्लम हुआ है, और इसके सिम्टम्स क्या है, इसके रीजंस क्या है। वो है आपकी निदानात्मक साक्षात्कार यानी डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। ठीक है ना। इस डायग्नोस्टिक इंटरव्यू में बड़ा सिंपल होता है। इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक और रोगी दोनों आमने सामने होते हैं। एक प्रश्न ये पूछ सकता है, भाई सीधी सी बात है, इसमें मनोवैज्ञानिक रोगी के जो भी कारण हैं, बीमारी से संबंधित जो भी छिपी हुई बातें हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश करता है। क्या करता है, उनको बाहर निकालने की कोशिश। ध्यान रखनी चाहिए। तो कुल मिलाकर इसमें मनोविज्ञानी और रोगी क्या होगा, आमने सामने होगा। अब इसके लिए आपको बेहतरीन एग्जांपल याद आ जाना चाहिए सिगमंड फ्रायड का। सिगमंड फ्रायड ने मनोरोगियों के उपचार के लिए क्या किया था, यही डायग्नोस्टिक मेथड को काम में लिया था, इसकी सहायता ली थी। समझ में आ गई बात। तो यही, अच्छा अगर समाज शास्त्रियों को इस विधि को काम में लेना है तो वो समाज की मूल समस्याओं का पता लगाने के लिए यहां पर समाज शास्त्री भी निदानात्मक विधि को काम में ले लेते हैं या ले सकते हैं। तो ये होती है आपकी डायग्नोस्टिक साक्षात्कार यानी निदानात्मक इंटरव्यू। ठीक है माय डियर, बिल्कुल वेलकम, स्वागत। अब आता है चयन साक्षात्कार। अब ये चयन साक्षात्कार से तात्पर्य सीधा सीधा सा किसी भी, वैसी सीधी सी बात है, चयन ये ये क्यों लिया जाता है, किसी को जब तुमको नौकरी मिलेगी तो नौकरी मिलेगी तो नौकरी के दौरान आपका इंटरव्यू जो लिया जाता है ना, तो किसी नौकरी के लिए विषयी का यानी जिसका साक्षात्कार लेना है, किसी नौकरी के लिए उसकी उच्च गुणवत्ता, उसकी निर्णयात्मक क्षमता, उसके व्यक्तित्व, उसके आत्मविश्वास की परख के लिए उसका मूल्यांकन करने के लिए चयन साक्षात्कार यानी सिलेक्शन इंटरव्यू को काम में लिया जाता है। समझ में आ गया, क्लियर है ना। तो ये चयन साक्षात्कार आपका यहां पर काम आता है, जिससे आपका आचरण, आपकी क्षमता, आपकी मनोवृत्ति, इन सबको आसानी से जाना जा सकता है। और फिर याद रखना, सबसे ज्यादा इस साक्षात्कार का प्रयोग औद्योगिक मनोविज्ञान, सबसे ज्यादा प्रयोग
इस साक्षात्कार का प्रयोग, चयनात्मक साक्षात्कार प्रयोग, औद्योगिक मनोविज्ञान और प्रशासन मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है ना। इसका मैं यहां पर लिख देता हूं, सबसे ज्यादा उपयोगी, उपयोगी औद्योगिक व प्रशासन मनोविज्ञान हेतु सबसे ज्यादा उपयोगी है। आजकल इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में, यार इंडस्ट्री में अगर आप अपने उद्योग को, अपने व्यवसाय को प्रोन्नत करना चाहते हो, ऊपर तक ले जाना चाहते हो, और आपने पागलों की भीड़ इकट्ठी कर ली, तो हाउ इज इट पॉसिबल टू मेक द बेस्ट? इट्स नॉट पॉसिबल फ्रेंड्स, नेवर। तो उसके लिए ये वाला काम में लिया जाएगा, सिलेक्शन इंटरव्यू। ऐसे लोगों का चयन किया जाए जो आपके उद्योग को, आपके व्यवसाय को, आपकी सभी प्रशासनिक गतिविधियों को, आज आप देख लो प्रशासन मनोविज्ञान, आप यूपीएससी में इंटरव्यू लिया जाता है, क्लियर है ना। इसीलिए समझ में आ गया, तो यही है। तो औद्योगिक मनोविज्ञान और प्रशासन मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा कौन से साक्षात्कार का उपयोग किया जाता है? प्रश्न अगर आए तो आपका उत्तर होगा सिलेक्शन इंटरव्यू। इज इट क्लियर? अगर मनोरोगियों के उपचार संबंधी कारणों का पता करने के लिए आपको कौन से साक्षात्कार का उपयोग करना है, तो आपका उत्तर होगा निदानात्मक, डायग्नोस्टिक। समझ में आ गई बात? बहुत सिंपल है। तो ऐसे दिमाग लगाओ थोड़ा सा। और लास्ट है आपका केंद्रित साक्षात्कार, फोकस्ड। और भैया केंद्रित साक्षात्कार का संबंध ऐसे लोगों या विषयों से होता है जिसने स्वयं किसी घटना विशेष, दुर्घटना या किसी भी प्रकार की कोई कमेंट्री सुनी हो, है ना, कोई भी कमेंट्री सुनी हो, कोई भी वाकया देखा हो, तो उस आधार पर। तो यहां पर मान लो आप आप रास्ते से कहीं जा रहे थे, आपने रास्ते में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट देखा, और वहां पर एक्सीडेंट देखने के जो मुख्य मुख्य केंद्रित बिंदु थे ना, आखिर वो एक्सीडेंट क्यों हुआ, किसकी गलती थी, क्या कारण रहा, कौन रॉन्ग साइड में गाड़ी चला रहा था, कौन अपने प्रॉपर साइड में चल रहा था, कौन अपने नशे में धुत था, तो उन सभी केंद्रित पहलुओं को जानने के लिए, फोकस्ड बिंदुओं को आइडेंटिफाई करने के लिए इस वाले इंटरव्यू को काम में लिया जाता है। समझ में आ गया? क्लियर? चलिएगा। तो इस प्रकार से ये आपका होता है, ये आपका होता है इंटरव्यू के प्रकारों की बात। अब थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है ना। हाँ, शोध मतलब खोजना, जांच करना। ये विज्ञान से संबंधित, वैज्ञानिकों द्वारा इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, जहां पर खोज ज्यादा होती है, आविष्कार ज्यादा होती है, ठीक है ना। हाँ, वही वही वही, समझा दिया बेटा, डोंट वरी। तो ये हो गया आपका कार्य और उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार के 5 प्रकार। अब आते हैं रचना के आधार पर। साक्षात्कार 2 प्रकार का होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, संरचित और असंरचित। कुछ विद्वान, कुछ लोग इसको 3 प्रकारों में अर्ध संरचित भी मानते हैं। ये आपको सिर्फ नॉलेज के लिए ध्यान रखना है, संख्या तो आपको 2 ही करनी है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, कोई डाउट नहीं है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में आप डायग्नोस्टिक का यूज कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है भैया, बिल्कुल कर सकते हैं, की जा सकती है। लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम बेसिकली बातचीत के दौरान व्यक्ति के अंदर के भाव, उसकी आंतरिक दशाएं, उसके संघर्ष, उसकी मनोव्यथाओं का सबसे ज्यादा मूल्यांकन करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, तो गड़बड़ मत करना। तो इस प्रकार से ये 5, चलो इनको मैं निश्चित तौर पर आपको एक छोटी सी
2 स्लाइड की पीपीटी के माध्यम से इन सब का डिटेल डिस्कशन समझा दूंगा फटाफट। एक बार वर्बली आपको समझा दिया है, अच्छे से आज समझा दिया है, ठीक है ना। तो कल की क्लास में हम लोग उसको ऐड कर लेंगे, उस पीपीटी को एक स्लाइड के माध्यम से। अब जहां पर आता है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर या संरचना के आधार पर कह दो, के प्रकार, ठीक है भाई। रचना या संरचना के आधार पर साक्षात्कार के प्रकार, ठीक है। तो ओवरऑल रचना या संरचना के आधार पर अगर पढ़ोगे तो निश्चित तौर पर इसके 2 ही प्रकार होते हैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं, संरचित साक्षात्कार, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। और दूसरा होता है असंरचित। साक्षात्कार, अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक है। ये 2 होते हैं, आपका एक संरचित होता है और दूसरा असंरचित होता है। देखो भाई, 2 बातें हैं, सीधी सीधी सी बात है, गजब का है और गजब के अंदाज में मैंने आपको इसको समझा भी दिया था, ठीक है ना। देखो, आपको समझ लेना चाहिए, ये जो संरचित साक्षात्कार को हम चाहें तो पैटर्न, या आप यूं कह सकते हैं इसको औपचारिक या प्रतिकृत साक्षात्कार भी कह सकते हैं, है ना, या औपचारिक, फॉर्मल, या प्रतिकृत। प्रतिकृत साक्षात्कार, अच्छा प्रतिकृत मतलब आखिर ये वर्ड ये नया नहीं है, पैटर्न्ड इंटरव्यू है ये, है ना, पैटर्न्ड। देखो, इसको क्यों ये नाम मिला भाई, मैंने आपको बताया संरचित में पहले से ही प्रश्नावली तैयार होती है। सीधा सीधा से इसको डायरेक्ट समझो, संरचित साक्षात्कार से अभिप्राय पहले से ही यानी पूर्व निर्धारित प्रश्नावली या प्रश्नों को तैयार करके रखना। आप मेरे पास आए और मैंने आपको आते ही, मेरे पास पहले से ही प्रश्न तैयार थे और आते ही आपसे वो प्रश्न पूछ डाले, वो तो संरचित साक्षात्कार है, ठीक है ना।
वो तो क्या है, संरचित है। लेकिन जहां पर पूर्व निर्धारित प्रश्न ना हो, आप मेरे पास आए और आते ही मैंने आपसे कहा आपकी शर्ट में कितने बटन हैं, आप कितनी सीढ़ियां चढ़कर आए हैं, ठीक है ना, आपके व्यक्तित्व को जांचने के लिए, आपका आत्मविश्वास पता करने के लिए, आपके एटीट्यूड को समझने के लिए, आपके नजरिए को समझने के लिए, आपके प्रश्नोत्तरी की प्रक्रिया को जानने के लिए वो असंरचित होता है। वो तुरंत हाथों हाथ व्यक्ति का चेहरा देखकर, उसके हाव भाव देखकर, उसका व्यक्तित्व देखकर प्रश्न बनाए जाते हैं, वो असंरचित है। वो तात्कालिक प्रश्नमाला होती है, वो तुरंत देख करके बनाए जाते हैं। और दूसरा पूर्व निर्धारित होते हैं, जो संरचित होता है। तो इसमें यही सब कुछ है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से रचना के आधार पर, संरचना के आधार पर साक्षात्कार दो प्रकार का होता है, मुख्य रूप से संरचित और असंरचित, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। कुछ लोग इसको सेमी स्ट्रक्चर्ड भी कहते हैं, अर्ध संरचित भी कहते हैं। तो उसको आपको ध्यान में नहीं रखना है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटीज यहां पर दो ही प्रकार से हम लोग पढ़ रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटीज है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये वर्गीकरण, ठीक है, क्लियर है। तो मित्र, यहां पर आज की क्लास में हम लोगों ने साक्षात्कार की बात की, साक्षात्कार विधि की उत्पत्ति की बात की, उसके अर्थ की बात की, उसकी परिभाषाओं की भी बात की और उसके प्रकारों की बात की। अब इस प्रकारों का थोड़ा सा डिटेल, ताकि क्योंकि लिखने में जो वक्त हमारा लगेगा वो बच जाएगा, तो मैं आपको कल इसका 2 स्लाइड में इसका पीपीटी, मतलब 8-8 10-10 लाइन इन सबके प्रकारों के बारे में मुख्य मुख्य आपको समझा दूंगा या लिखी हुई आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको भी आसानी हो जाएगी और मुझे तो बहुत आसानी हो जाएगी लिखने में। मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वर्बली मैंने आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझा दिया है पूरा, ठीक है ना। फिर उसके लास्ट में हम इसके गुण दोषों की बात और कर लेंगे, बस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर कल इतना करने के बाद इंटरव्यू के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उन क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है मित्र। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी कल हम थोड़ा सा इसको पीपीटीज में इसके गुण दोष और इसके प्रकारों की डिटेल को हल्का सा लिखने के बाद, समझाने के बाद, निश्चित तौर पर साथ में ही इसके एमसीक्यू करवा देंगे। अभी एमसीक्यू नहीं होगा, अभी नहीं होगा एमसीक्यू आज, क्योंकि आज ये चैप्टर ही बहुत बड़ा हो गया है, तो एमसीक्यू के लिए टाइम नहीं है, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो और निरंतर अपने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहो। चैप्टर को सीखना है, बस सीखना समझना हमारा पर्पज है, ठीक है, चिंता ना करो। चलिए, धन्यवाद।